हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और चलते हैं आज के नए टॉपिक पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक पार्ट 5 यानी इसके 5वां भाग। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। चलो, तो आज इस टॉपिक में हम लोग कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक टॉपिक जो है उसका 5वां पढ़ेंगे और इसमें आज हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है और वो किस पर डिपेंड करती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर का, इसका नाम है वॉन डे ग्राफ जनरेटर। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो उसका वर्किंग मेथड कैसा होता है। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तुम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं आज। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है जिसके प्लेट का सरफेस एरिया ए हो, उसकी प्लेट किसी एक प्लेट पर चार्ज Q और उन प्लेटों के बीच की दूरी d हो और प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक जो मैटर रखा हुआ है उसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होता है। ये उसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब उसके प्लेटों का सरफेस एरिया A और उसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d और उसके किसी एक प्लेट पर चार्ज Q। अगर मैं कहूं इसके बीच का जो पोटेंशियल है, प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V हो और डिस्टेंस बीच की d हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल V बाई डी होती है। आप कह सकते हैं V इक्वल ED होती है। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस d हो, पोटेंशियल डिफरेंस E हो, तो V इक्वल E इंटू डी होता है और इसी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होता है। अब हमको इसकी एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी U इक्वल हमने फॉर्मूला पढ़ा है हाफ CV स्क्वायर, जहां C इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और V इसकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को इन दोनों की वैल्यू का पुट करें तो U इक्वल हाफ C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट K बाई D और V की वैल्यू E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और एक D से एक D कैंसिल हो गया और ये हो गया U इक्वल हाफ A एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर इंटू डी। ये हो गया इसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूं। अब हमको निकालनी है चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से लिखते हैं और एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है टोटल एनर्जी और उसका वैल्यूम, यानी उसके अंदर जो टोटल एरिया है कवर हुआ उसका वैल्यूम, और वैल्यूम का मतलब एरिया इनटू डिस्टेंस। अब टोटल U की वैल्यू हमारे पास इतनी है, हाफ A एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर इंटू D अपॉन AD। A से A कैंसिल हो गया, D से D, और ये हो गया U इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर
और अगर इन प्लेटों के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो गया फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी का। तो पैरेलल प्लेट चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है और ये टोटली कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो चार्ज डेंसिटी स्मॉल यू प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चार्ज डेंसिटी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फील्ड जितना ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल एनर्जी एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स वॉल्यूम, मतलब उसके प्लेटों के बीच में जितना वॉल्यूम है वो, और वॉल्यूम का मतलब प्लेटों का एरिया और इनटू प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। वॉन डे ग्राफ एक ऐसा जनित्र है यानी जनरेटर है जिसके द्वारा आप हाई वोल्टेज लगभग 10⁶ वोल्ट का रेंज का उत्पन्न कर सकते हो। तो वॉन डे ग्राफ क्या है? वॉन डे ग्राफ एक टाइप का जनरेटर है और इस जनरेटर से आप लगभग 10⁶ वोल्ट रेंज का ऑर्डर का आप वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसका यूज क्या है? जब हम इससे इतना हाई वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं तो V इक्वल E इंटू डी होता है। जब वोल्टेज उत्पन्न होगा हाई वोल्टेज तो उससे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखें तो उस पर फोर्स लगेगा और उस पर अगर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा हाई वेलोसिटी से। तो इसका यूज क्या है? इसके द्वारा हम लोग हाई वोल्टेज उत्पन्न करते हैं और उस हाई वोल्टेज का यूज करके उच्च यानी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं और जिसमें हम लोग आवेशित कणों यानी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को तीव्र वेग से हाई वेलोसिटी से गतिमान करा सकते हैं या त्वरित करा सकते हैं, एक्सेलरेट करा सकते हैं। यह है इसका यूज। तो वॉन डे ग्राफ एक टाइप का जनरेटर है जिससे लगभग 10⁶ वोल्ट का पोटेंशियल यूज प्रोड्यूस होता है और इससे हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है हाई वेलोसिटी से। अब सवाल होता है कि ये जो जनरेटर है, जो जनरेटर बना है, क्योंकि दुनिया में हर मशीन का अपना एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, वो फिजिक्स के किसी न किसी रूल पर बनी होती है। तो ये वॉन डे ग्राफ जो जनरेटर है ये भी फिजिक्स के दो घटनाओं पर आधारित है, यानी इसमें फिजिक्स के दो घटनाएं काम करती हैं। पहला ये है हवा में विद्युत उत्सर्जन हवा में विद्युत उत्सर्जन नुकीले सिरों पर, नुकीले सिरों उत्सर्जन के लिए नुकीले सिरों की प्राथमिकता होती है। प्राथमिकता होती है। ये घटना, ये पहली घटना है जिस पर वॉन डे ग्राफ क्या काम करता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एयर में ऐसे कमरा है, इसमें अगर आपको किसी चार्ज मैटर से या चार्ज कंडक्टर से आवेश को निकालना हो, उसका इमिशन करवाना हो, चार्ज को इमिट करवाना हो, तो वो चार्ज इमिशन हमेशा नुकीले सिरों से, जो बिल्कुल बारीक सा नुकीला है, शार्प है, वहां से हो।
नुकीले सिरों से ही प्राथमिकता, मतलब वो चार्ज का इमिशन सिर्फ और सिर्फ नुकीले सिरों से ही पहले होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियर सिनेक्स होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो बताएंगे हम लोग कि न्यूक्लियर सिरे जो होते हैं, शार्प जो एयर कॉर्नर होते हैं, न्यूक्लियर सिरों पर चार्ज डेंसिटी और भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हो, सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सिंपल भाषा में डेंसिटी का मतलब घनत्व, कि जो नुकीला सिरा होता है, जैसे पेन का नुकीला सिरा है, तो अगर हम पेन को चार्ज दे दें तो जो उसका नुकीला सिरा है वहां से आवेश इमिट हो, यानी चार्ज को इमिट करेगा, क्योंकि उस नुकीले सिरे पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यह है पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल वान डे ग्राफ का। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? कैसे नुकीले सिरों पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और वहां से ही विद्युत उत्सर्जनी चार्ज इमिटेड होता है, उसी को प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी उसी को मिलती है। किसको? नुकीले सिरों को। किस काम के लिए? विद्युत उत्सर्जन, आई मीन क्या, चार्ज इमिट करने के लिए। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे नुकीले सिरों पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पीछे वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर कोई स्पेयर है, उसे चार्ज दिया गया है, तो उसके सरफेस पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, और उस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये। किसी भी स्पेयर चार्ज अगर है, कंडक्टर चार्ज है, तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r होता है, जहां R उसका रेडिएशन और Q उसके सरफेस पर स्टोर चार्ज है। अब हम इसे कुछ ऐसे लिखें कि अगर मैंने R से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया V = 1/4πε0 QR/r²। और इसको अगर हम ऐसे लिखें कि V = QR/ε0 एक साथ, फिर 1/4πr², 4πr² लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसा लिखा तो ये पूरा एरिया हो गया आपका, एरिया। तो V इक्वल हो गया QR/ε0 और 4πr² उस स्पेयर कंडक्टर का एरिया हो गया। तो इसे हम लोग 1/a ले सकते हैं। अब हम सबको ट्रांसफर कर दें तो V/ε0/r, Q/a, और Q/a को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहते हैं, क्योंकि सिग्मा इक्वल ही Q/a होता है। तो ये हो गया सिग्मा इक्वल V × ε0 × 1/r। V क्या है? इस सरफेस पर जो पोटेंशियल, और चूंकि स्पेयर जो होता है उसके सरफेस पर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो V आपका कांस्टेंट है और ε0 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है। V स्फेरिकल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, सिर्फ इससे ऐसा करता है। तो ये हो गया सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। अब ये कहता है R, इसका रेडियस जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसके रेडियस को हम घटा कर इतना छोटा करते हैं, इतना छोटा करते हैं, इतना बड़ा बिंदु बना दें तो रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, और रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर रेडियस आप बहुत छोटा करते हो तो वो सिरा बिल्कुल नुकीला हो जाएगा, और नुकीला होने के मतलब कि अगर ये नुकीला है
यानी रेडियस छोटा होता गया, बहुत छोटा हो गया, बिल्कुल बारीक से नुकीला हो गया, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इतना चार्ज हो जाएगा, इतना चार्ज वहाँ स्टोर हो जाएगा कि वो अपने आप इमिट करने लगेगा, यानी बाहर निकलने लगेगा, उसका उत्सर्जन होने लगेगा। तो ये है वान डे ग्राफ का पहला सिद्धांत। तो वान डे ग्राफ का पहला सिद्धांत क्या होता है कि एयर में अगर चार्ज इमिट होता है किसी कंडक्टर द्वारा, तो सबसे पहले नुकीले से होते हैं, शार्प एक कॉर्नर होते हैं, उसे प्रियॉरिटी मिलती है। यानी प्रियॉरिटी किसे मिलती है? शार्प कॉर्नर को, और शार्प कॉर्नर से ही सबसे पहले चार्ज इमिट होगा एयर में किसी चार्ज कंडक्टर के। इसे दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो शार्प कॉर्नर होते हैं वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा चार्ज स्टोर होता है कि वो चार्ज अपने आप वहां से निकलने लगता है। और इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। हमने R से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और जिसमें से 4 पाई R स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो गया, और Q अपॉन A को ही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और V इंटू एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, और सिग्मा परपोजल 1/, जो ये सूत्र करता है रेडियस जितना कम होगा तो उस पूरा आपका जो सरफेस वो नुकीला हो जाएगा, और नुकीला हो जाएगा तो वहां चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड, इसका दूसरा सिद्धांत क्या है? तो वान डे ग्राफ दो सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें से हमने एक सिद्धांत पढ़ लिया कि जो कॉर्नर होते हैं, नुकीले शार्प कॉर्नर होते हैं, वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसी जगह को प्रायोरिटी मिलती है चार्ज को इमिट करने के लिए। सेकंड प्रिंसिपल क्या है इसका? तो सेकंड प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई स्फीयर वो बीच में खोखला है, सॉलिड फुल नहीं है, तो इसको अगर चार्ज हम देते हैं तो वो चार्ज इसके सरफेस पर ही स्टोर होता है। तो किसी खोखले गोले, कह सकते हो आप कि कोई खोखला गोला है, बीच में कुछ नहीं है, खाली है, और उसको अगर चार्ज दें, कंडक्टर है, तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर ही स्टोर होता है। वो यहां इस वाली सरफेस नहीं, सिर्फ बाहरी सरफेस पर स्टोर होता है, बीच में स्टोर नहीं होता कहीं भी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये जो प्रिंसिपल है इसको कैसे प्रूव करेंगे कि खोखले स्फीयर को, यानी गोले को अगर हम चार्ज दें तो वो हमेशा उसके सरफेस पर ही स्टोर होता है। तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं कि कैसे खोखले गोले को चार्ज देने पर वो उसके सरफेस पर ही स्टोर होता है। तो इसके लिए मैंने दो स्फीयर लिए, और दोनों स्फीयर के सेंटर एक ही है। ये जो पहला स्फीयर है इसका रेडियस मान लो स्मॉल है, और इसका रेडियस स्मॉल भी है। इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है और इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है। अब हम लोग करेंगे, और ये गोला ए है और ये स्फीयर बी है, स्फीयर ए है और स्फीयर बी। तो सबसे पहले हम लोग स्फीयर ए के सरफेस पर जितने पोटेंशियल हैं सबको निकालेंगे। तो पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज स्फीयर चार्ज हो तो उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज और उससे डिस्टेंस यानी इसके ऊपर होता है, चार्ज ऊपर डिस्टेंस नीचे। अगर ये कैपिटल क्यू है और ये कैपिटल R है तो ये भी ऐसे। तो ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग इस जो हमारा स्फीयर है इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब इसके सरफेस पोटेंशियल निकालने के लिए V निकालना आपको, तो हम इसके सरफेस से पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले हम लोग इस चार्ज की बात करते हैं। ये चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। अब हम इस चार्ज की बात करते हैं। तो स्फीयर के लिए हमने पढ़ा है कि किसी भी स्फीयर
कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो उसके अंदर हर जगह होता है। तो ये जो Q चार्ज के कारण इस सरफेस पर पोटेंशियल है वो यहाँ भी उतना होगा, यहाँ भी उतना होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/B। तो ये टोटल, ये फर्स्ट जो आपका स्पेयर है A और ये B स्पेयर के कारण इसके सरफेस पर पोटेंशियल है। ऐसे हम लोग B स्पेयर यानी जो हमारा B वाला स्पेयर है, ये बाहर वाला, इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो पहले इस चार्ज से निकालते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा स्मॉल q है, लेकिन जहां हमको निकालना है उससे इसकी डिस्टेंस स्मॉल नहीं है, स्मॉल b है। तो यहां स्मॉल, और फिर इस चार्ज की निकालते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज और ये डिस्टेंस यानी स्मॉल b। अब अगर हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, इस A सरफेस और B सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VV निकालें या VV माइनस BA निकालें, तो जैसे हम दोनों को घटाएंगे तो ये पोर्शन जो आपका है ये वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कॉमन हो जाएगा और 1/A माइनस 1/B होता है। और ये फॉर्मूला बताता है कि अगर दो सरफेस है, किसी भी स्पेयर में दो सरफेस हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बाहरी सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब बाहरी सरफेस पर आप कितना भी चार्ज दे दो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि ये दो सरफेस हैं, अगर मैंने इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट लगा दिया, तो यहां जो चार्ज होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन अब बाहरी वाले सरफेस को कितना भी चार्ज दे दो, बाहरी वाले सरफेस को कितना भी चार्ज बढ़ाते जाओ, उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। बिना इसको कांस्टेंट रख के भी आप बाहरी सरफेस से बहुत सारा चार्ज दे सकते हो, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बाहरी सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। और ये सेकेंडली, इसीलिए हम लोग बाहरी सरफेस कितना भी चार्ज दें, जो चार्ज देते हैं वो बाहरी सरफेस पर डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। और ये हैं दोनों प्रिंसिपल वॉन डे ग्राफ के। तो वॉन डे ग्राफ 2 प्रिंसिपल काम करता है। पहला कि चार्ज इमिट करने के लिए जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा शार्प कॉर्नर को दी जाती है, क्योंकि वहां चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर कोई खोखला स्पेयर है तो उसके बाहरी सतह का जो आवेश है वो दोनों सरफेस के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, यानी बाहरी सतह को कितना भी आवेश दिया जाए उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कह सकते हैं जो खोखला गोला होता है उसे चार्ज दिया तो हमेशा उसकी सतह पर रहता है, सतह पर ज़्यादा स्टोर होता है और उसमें पोटेंशियल बढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया वॉन डे ग्राफ का प्रिंसिपल। अब हम लोग वॉन डे ग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे ये बनता है, इसकी बनावट कैसे होती है। तो स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ फिगर बनाया, आप देख सकते हो कि वॉन डे ग्राफ कैसे होता है। तो इसमें हम लोग एक स्पेयर कंडक्टर लेते हैं। यस, ये कंडक्टर होता है और इस कंडक्टर को 2 स्टैंड A और B, ये स्टैंड इंसुलेटर होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं कह सकते हैं, इससे टिका देते हैं क्योंकि ये स्पेयर कहीं पृथ्वी से टच ना हो। और एक रोलर यहां और एक रोलर यहां लगाते हैं और दोनों रोलर्स को, ये रोलर P1 और ये रोलर P2 को रबड़ बेल्ट या किसी रेशम के धागे से बेल्ट से जोड़ देते हैं। और इस P1 रोलर का संबंध हम लोग एक विद्युत मोटर से करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से, क्योंकि जब ये रोलर घूमेगा इलेक्ट्रिक मोटर वाला तो उससे ये घूमेगा और इसके घूमने से ये बेल्ट ऐसे से ऊपर जाएगा और पूरा राउंड होकर नीचे आता है, यानी ये भी घूम जाता है। और इस बेल्ट के समीप एक आयरन का, कह सकते हैं लोहे का बना कंघा
कंघी सा कंघा कॉम C1 यहाँ लगाते हैं और एक कंघा यहाँ से लगाते हैं। और ये कंघा क्यों कहा मैंने, क्योंकि कंघे की बनावट आपने देखी होगी, कंघा कुछ ऐसे होता है, नुकीला बिल्कुल नुकीले सिरों वाला होता है और नुकीले सिरों पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कंघे को हम लोग इस बेल्ट के बिल्कुल समीप रखते हैं और इतनी दूरी रखते हैं कि इसे टच ना करें। और सी कॉम वाले को हम लोग एक डीसी स्रोत से ऐड करके उसे अर्थिंग कर देते हैं और C2 कॉम को हम लोग इस सरफेस से ऐड कर देते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही वान डे ग्राफ कहते हैं। तो वान डे ग्राफ में एक कंडक्टर होता है, स्फीयर कंडक्टर होता है खोखला, उसे दो चालक स्टैंड A और B से टिकाए रखते हैं उस पर। इसके बीच में दो रोलर होते हैं, एक P1 और P2, जिन्हें एक रबड़ बेल्ट या रेशम की बेल्ट से जोड़ देते हैं। P1 को हम लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ते हैं, जिसकी सहायता से पूरा रोलर नीचे से ऊपर की ओर घुमाया जाता है, नीचे से ऊपर से। और इस रूप P1 रोलर और P2 रोलर के सभी दो आयरन कॉम यानी धातु के बने कंघे होते हैं, नुकीले शिर वाले। इसमें से C1 कॉम का संबंध हम लोग डीसी स्रोत से करते हैं और जिसको अर्थिंग देते हैं, और C2 को हम लोग इस पेयर से ऐड कर देते हैं। दोनों कॉम जो हैं C1 C2 कंघे, इनके नुकीले सिरे इस रबड़ की बेल्ट से टच नहीं होने चाहिए, कुछ दूरी पर होना चाहिए। और ये है आपका वान डे ग्राफ। अब हम जानते हैं काम कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, कैसे काम करता है। तो इसका वर्क मेथड सीखते हैं। तो जैसे ही हम लोग कॉम्ब C1 को हाई वोल्टेज वाले सोर्स के प्लस सिरे से ऐड करते हैं, प्लस सिरे से, तो ये कॉम्ब भी पॉजिटिव हो जाता है। अभी करता क्या है कि जो नुकीले सिरे हैं इसके, यहां पर जो वायु है उसको ये आयनित कर देता है, उसे आयनों में तोड़ देता है। अब इसमें से जो प्लस आयन होता है, और चूंकि कॉम्ब भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, तो ये सभी प्लस आयन ये वाले इस रबड़ की बेल्ट की ओर चले जाते हैं और इस पर चिपक जाते हैं। अब ये मोटर जब घूमता है तो ये रोलर से जो रबड़ बेल्ट है ये ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ती है, और जैसे से ये बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जैसे ये कॉम्ब C2 के पास जाता है, ये तुरंत इसे एब्जॉर्ब करके इस सरफेस पर भेज देती है। अब धीरे धीरे ये काम चलता रहता है। यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पर आते हैं और बेल्ट की सहायता से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, फिर C2 द्वारा वो चार्ज इस सरफेस पर स्टोर कर दिया जाता है। अब ये चार्ज पर स्टोर होता रहता है। अब जब से चार्ज इस पर स्टोर होगा, इसका चार्ज का पोटेंशियल, जो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाने पर इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 10⁻⁶ वोल्ट के। तो यहाँ पर इस सरफेस पर चार्ज जैसे से बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है। हमने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक जो मैटर होते हैं, अगर उनको हाई वोल्टेज या हाई स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में किया जाए तो उसमें पोलराइजेशन होता है, चार्ज पोलराइजेशन, और वो पोलराइजेशन होते होते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार कर जाता है। और जैसे ही वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को यानी परावैद्युत सामर्थ्य को पार करेगा, वायु में भी लीकेज पैदा होता है। लीकेज का मतलब वायु के आयन जो वो टूटकर प्लस माइनस में डिवाइड होते हैं, और माइनस वाला इस सरफेस पर आता रहेगा, और जो सरफेस पर प्लस आयन यहां अंदर से आ रहा है वो न्यूट्रल होता जाएगा। तो जितनी तेजी से यहां प्लस आयन बढ़ता है, उतनी ही तेजी से बाहर के जो आवेश हैं, लीकेज हो रहा है जो, उसका लीकेज भी उतनी ही तेजी से होता है। यानी दोनों कह सकते हैं कि जो चार्ज लीकेज हो रहा है एयर द्वारा, वो लीकेज इस आवेश के उत्सर्जन के रेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे लीकेज ज़्यादा होगा, अगर लीकेज बढ़ेगा तो उत्सर्जन बढ़ेगा, उत्सर्जन जितना ज़्यादा होगा लीकेज भी उतना ज़्यादा होगा। अब इस लीकेज को अगर रोकना है तो दो काम कर सकते हैं। इसे किसी हाई प्रेशर वाले एरिया में रख देते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो लीकेज कम हो जाएगा,
और फिर इसे अर्थिंग से भी जोड़ देते हैं कि जो यहाँ एयर में जो लीकेज हो रही वो सीधे अर्थ में चला जाए, उसके इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाए और ये जो आपका सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो न्यूट्रल ना हो। तो ये है वर्किंग मेथड ऑफ वान डे ग्राफ का। वान डे ग्राफ का वर्किंग मेथड क्या है कि सबसे पहले हम लोग कॉम-C1 को हाई वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जिससे इसके नुकीले शार्प कॉर्नर पर क्रियाएं होती हैं, अट्रैक्शन, मतलब वहाँ एयर जो है उसके पार्टिकल्स प्लस और माइनस आयन में टूट जाते हैं। प्लस आयन और ये भी प्लस है, दोनों के बीच रिपल्सन होता है, तो ये आयन इससे दूर होते हैं और जाके इस रबड़ के बेल्ट पर चिपक जाते हैं। अब ये मोटर की सहायता से इसे घुमाते हैं हम लोग, तो ये रबड़ की बेल्ट की सहायता से धीरे 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 ऊपर जाता है और ऊपर जैसे ये कॉम-C2 के पास पहुंचता है, ये इसे अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके इस सरफेस पर भेज देता है और धीरे धीरे इस सरफेस पर चार्ज का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब जैसे जैसे बढ़ेगा इसके चारों तरफ जो वायु है, एयर है, उसमें पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने से पोलराइजेशन इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार कर जाएगा और वो भी आयनों में टूट जाएगा। अब उसके नेगेटिव आयन इस प्लस आयनों से मिलकर उसे न्यूट्रल कर देंगे। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लीकेज यानी विद्युत क्षरण बोलते हैं। अब ये लीकेज जो होता है वो यहां से प्रोड्यूस होने वाले चार्ज के डायरेक्टली परपोर्शनल, यानी यहां जितना ज्यादा इस कॉम्ब से उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इमिट होंगे, उतना ही ज़्यादा लीकेज होगा। और इस लीकेज को बचाने के लिए इसे पृथ्वी से जोड़ते हैं और इसे एक हाई प्रेशर वाले एरिया में पैक कर देते हैं। अब इसके द्वारा हम लोग हाई वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, हाई वोल्टेज से हाई इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं और जिसमें चार्ज को एक्सीलरेट कराया जाता है हाई वेलोसिटी से, और ये है वान डे ग्राफ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।